जेएसएससी सीजीएल, एक परीक्षा, दो एग्जामिनेशन और 2.5 साल का विवाद। दोस्तों, हम समझेंगे नोटिफिकेशन से अपॉइंटमेंट तक की पूरी कहानी। एक सरकारी नौकरी, एक परीक्षा, लगभग 6.5 लाख एप्लीकेशंस और 2025 पद, और एक ऐसी रिक्रूटमेंट जिसकी परीक्षा एक बार नहीं 2 बार हुई। पहली बार पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा रद्द होती है और दूसरी बार जब परीक्षा हुई तो पूरे राज्य में इंटरनेट तक बंद कर दिया जाता है। लेकिन परीक्षा समाप्त होते ही फिर आरोप लगने लगते हैं कि कुछ आंसर्स एग्जाम शुरू होने से पहले ही बाहर थे। कैंडिडेट्स एविडेंस लेकर जेएसएससी पहुंचे। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा। मामला हाईकोर्ट होते हुए सीआईडी तक आई। एसआईटी गठित होती है, अरेस्ट हुए, चार्जशीट हुई, रिजल्ट पर कोर्ट ने रोक लगाई और लगभग 1 साल बाद उसी कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने का रास्ता भी खोल दिया। फिर 1932 यानी 1932 कैंडिडेट्स सक्सेसफुल घोषित होते हैं और 30 दिसंबर 2025 को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर्स भी बढ़ जाता है। तो सवाल है, अगर नियुक्ति हो चुकी है तो आज भी छात्र जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग पर क्यों अड़े हुए हैं? इसे समझने के लिए हमें कहानी को अंत से नहीं, शुरुआत से देखना होगा। तारीख थी 7 जून 2023। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल 2023 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। कुल करीब 2025 पद, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, सर्कल इंस्पेक्टर कम और दूसरे ग्रेजुएट लेवल सरकारी पद। 20 जून से एप्लीकेशन शुरू हुए और 19 जुलाई 2023 तक आवेदन लिए जाते हैं। लाखों युवाओं के लिए ये सिर्फ वैकेंसीज नहीं थी, ये शायद वर्षों की तैयारी का परिणाम था। किसी के घर में पिता रिटायर होने वाले थे, किसी ने कोचिंग के लिए रांची में कमरा ले लिया था, कोई गांव से रोज बस पकड़कर लाइब्रेरी आता, तो किसी के लिए यह उम्र निकलने से पहले शायद आखिरी बड़ा मौका था। और फिर शुरू होता है इंतजार। आखिर महीनों बाद जेएसएससी ने घोषणा की, परीक्षा होगी 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को। एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, एग्जाम सेंटर्स बन गए। 28 जनवरी को राज्य भर में कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल्स में पहुंचे। 3 पेपर्स होने थे और शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि तीसरा पेपर पूरी रिक्रूटमेंट की दिशा बदल देगा। तीसरी पाली में जनरल नॉलेज की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा समाप्त होते होते आरोप सामने आने लगे कि इस पेपर के क्वेश्चंस और आंसर्स परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में सर्कुलेट हो चुके थे। कैंडिडेट सड़कों पर आए, स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए, क्वेश्चन और आंसर मैचिंग की बात होने लगी। जेएसएससी ने कंप्लेंट को गंभीर से माना और पहले 28 जनवरी का पेपर 3 कैंसिल कर दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही दिनों में कमीशन ने बड़ा फैसला लिया। 28 जनवरी के एग्जामिनेशन साइकिल और 4 फरवरी की होने वाली परीक्षा दोनों रद्द। यानी जिस रिक्रूटमेंट के लिए लाखों कैंडिडेट्स ने तैयारी की थी, वह परीक्षा पहली कोशिश में ही कोलैप्स कर गई। और यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि अब स्टूडेंट्स के मन में एक मेमोरी बन चुकी थी। इस सीजीएल में पेपर पहले भी लीक हो चुका है, आगे यही मेमोरी बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली थी। करीब 8 महीने बाद जेएसएससी ने एग्जामिनेशन दोबारा कराने का फैसला किया। नई तारीख 21 और 22 सितंबर 2024। इस बार सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पेपर लीक और अनफेयर मींस रोकने के लिए ऐसी सिक्योरिटी की गई कि एग्जामिनेशन आवर्स में झारखंड में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज तक रोक दी गई। सोचिए, एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और उसे सुरक्षित रखने के लिए पूरे राज्य का मोबाइल इंटरनेट बंद। इस बार करीब 3,04,769 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए। 21 सितंबर बीता, 22 सितंबर बीता, एग्जाम समाप्त हुआ, लेकिन कंट्रोवर्सी फिर शुरू। कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि 22 सितंबर की एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों के पास आंसर्स उपलब्ध थे। अलग अलग सेंटर से कंप्लेन आई रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर।
सवाल उठे, एग्जाम प्रोसीजर को लेकर ऑब्जेक्शंस उठे और इस बार स्टूडेंट्स केवल स्लोगन्स लेकर जेएसएससी नहीं पहुंचे। 26 सितंबर 2024 कैंडिडेट्स का एक डेलीगेशन जेएसएससी हेडक्वार्टर्स पहुंचा। उनका कहना था हमारे पास एविडेंस है, कमीशन को पेन ड्राइव दी गई, सीडी दी गई, क्वेश्चन पेपर्स और दूसरी सामग्री दी गई। जेएसएससी सेक्रेटरी ने जांच का एश्योरेंस दिया। यानी अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया का आरोप नहीं था, एविडेंस फॉर्मली कमीशन के पास जमा हो चुका था। लेकिन कहानी में एक दूसरा पक्ष भी था। जब जेएसएससी ने सामग्री देखी तो कमीशन ने कहा कैंडिडेट्स की दी हुई सीडी ब्लैंक है, लेकिन पेन ड्राइव ब्लैंक नहीं है। यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स अधूरे हैं। यह कहना गलत होगा कैंडिडेट्स ने कोई एविडेंस नहीं दिया, और यह कहना भी जल्दबाजी होगी कैंडिडेट्स ने जो दिया उसने पेपर लीक साबित कर दिया। सही बात यह है एविडेंस दिया गया, उसकी ऑथेंटिसिटी और सोर्स की जांच शुरू हुई। तारीख 27 सितंबर 2024 झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। कहा जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो कंप्लेंट सामने आई है उनकी जांच कराई जाए। गवर्नर ने जेएसएससी चेयरमैन को से भी फैक्चुअल पोजीशन मांगी। इसके 2 दिन बाद कमीशन ने रांची और हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। कैंडिडेट्स को दोबारा बुलाया गया, एविडेंस के ओरिजिनल सोर्स मांगे गए और 1 अक्टूबर को जेएसएससी सेक्रेटरी ने कहा जब तक जांच जारी है सीजीएल का रिजल्ट जारी नहीं होगा। क्रोनोलॉजी को थोड़ा देखिए। 22 सितंबर एग्जाम खत्म, 26 सितंबर एविडेंस सबमिट, 27 सितंबर गवर्नर का इंटरवेंशन, 29 सितंबर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट्स मांगी गई, 1 अक्टूबर रिजल्ट रोकने की बात सामने आई और फिर मामला कोर्ट पहुंच गया। अक्टूबर 2024 झारखंड हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई। डिमांड थी एग्जामिनेशन कैंसिल की जाए और एलिज्ड इरेगुलरिटीज की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। पिटिशनर्स ने कई आरोप रखे, पेपर लीक, सील से जुड़े सवाल, रिपीटेड क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन से पहले आंसर्स उपलब्ध होने का एलिगेशन। दूसरी तरफ जेएसएससी और गवर्नमेंट का पक्ष था हर एलिगेशन अपने आप पेपर लीक का प्रूफ नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एविडेंस वेरीफाई किया जाना चाहिए। यही वह पॉइंट है जहां कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वे कैंडिडेट्स जो एग्जाम कैंसिल चाहते थे, दूसरी तरफ वे कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन जेन्युइन तरीके से दिया था और अब रिजल्ट चाहते थे। एक ही परीक्षा लेकिन 2 बिल्कुल अलग न्याय की मांगे। दिसंबर आते आते प्रोटेस्ट और तेज हो चुका था। कैंडिडेट सड़क पर थे, जेएसएससी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे और फिर आया 17 दिसंबर 2024 झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया फिलहाल फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा। एक रिक्रूटमेंट जो रिजल्ट के करीब पहुंच रही थी और फिर रुक गई, लेकिन इस बार एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुई। कोर्ट ने रिजल्ट रोका और इन्वेस्टिगेशन को मौका दिया। जनवरी 2025 अब इन्वेस्टिगेशन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 4 जनवरी 2025 सीआईडी ने पब्लिक एडवर्टाइजमेंट जारी किया, अपील की जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक से जुड़ा कोई एविडेंस है तो सीआईडी को दे। आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। केसेस दर्ज हुए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन होता है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, फोन एग्जामिन्स होते हैं, पीपल क्वेश्चन हुए और मार्च 2025 तक केस में अरेस्ट की खबरें सामने आई। कुछ एक्यूज्ड सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस सेटअप से जुड़े बताए गए। बाद की रिपोर्टिंग में चार्जशीट की भी बात सामने आई। यानी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा जरूर था जिसके आधार पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चली। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, किसी व्यक्ति का अरेस्ट होना और पूरी एग्जामिनेशन का पेपर लीक जुडिशियली प्रूफ होना 2 अलग अलग चीजें हैं। यही डिस्टिंक्शन आगे हाईकोर्ट के लिए महत्वपूर्ण बनने वाला था। कोर्ट के स्टे के बावजूद जेएसएससी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशन करता रहा। मार्च 2025 तक कमीशन करीब 2229 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर चुका था, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकता था क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे स्टिल बरकरार था। महीने गुजरते रहे, कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर होने की उम्मीद लगा रखी थी उनकी नौकरी कोर्ट के फैसले पर अटके हुए थे और जो एग्जामिनेशन कैंसिलेशन चाहते थे वे कहते रहे पहले जांच पूरी करो। और फिर आया 3 दिसंबर 2025। लगभग 1 साल
से रिजल्ट रुका था, झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग वाली पीआईएल डिसमिस कर दी। रिजल्ट पब्लिकेशन पर लगा रास्ता साफ कर दिया। जेएसएससी ने कहा रिजल्ट जारी कीजिए। गवर्नमेंट से कहा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ाइए। क्या इसका मतलब था पेपर लीक का हर एलिगेशन झूठा साबित हो गया? बिल्कुल भी नहीं। यहां कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हाई कोर्ट ने एसआईटी इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन जारी रहने दी और जिन कैंडिडेट्स पर स्पेसिफिक सस्पिशन था उनके मामलों को अलग रखने का निर्देश दिया। यानी कोर्ट ने दो बातें एक साथ कही, रिक्रूटमेंट को इंडेफिनिटली रोककर नहीं रखा जा सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी समाप्त नहीं हुई है। हाई कोर्ट के आदेश के सिर्फ 5 दिन बाद 8 दिसंबर 2025 जेएसएससी ने सीजीएल रिजल्ट जारी किया। कुल 1932 कैंडिडेट सक्सेसफुल। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर्स, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर्स, सर्कल इंस्पेक्टर्स, झारखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। लेकिन रिजल्ट के नीचे एक महत्वपूर्ण बात भी थी। 10 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोका गया। क्यों? क्योंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई थी और कमीशन ने यह भी कहा अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी दूसरे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। रिजल्ट आ चुका था लेकिन फाइल पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। अब इस कहानी का सबसे भावुक दृश्य 30 दिसंबर 2025, जगह रांची। अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। वही कैंडिडेट्स जिन्होंने जून 2023 में फॉर्म भरा था, जिन्होंने एग्जामिनेशन डेट का इंतजार किया, जिनकी पहली परीक्षा कैंसिल हुई, जिन्होंने दूसरी परीक्षा दी, जिनका रिजल्ट कोर्ट में 1 साल रुका, अब उनके हाथ में सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर था। किसी कैंडिडेट के घर में सेलिब्रेशन था, किसी माता पिता ने शायद वर्षों बाद राहत की सांस ली। करीब 2.5 साल का रिक्रूटमेंट साइकिल आखिर नौकरी तक पहुंच चुका था। लेकिन यही इस डॉक्यूमेंट्री का अंत नहीं होता। अपॉइंटमेंट हो गई, फिर विवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? 30 दिसंबर 2025 रांची में अपॉइंटमेंट लेटर्स बच चुके थे। जेएसएससी सीजीएल की करीब 2.5 साल लंबी रिक्रूटमेंट कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स नौकरी में चले गए। तो फिर सवाल है, अगस्त 2026 में हजारों छात्र दोबारा सड़क पर क्यों हैं? और खासकर जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल करने की मांग फिर इतनी जोर से क्यों उठ रही है? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ सितंबर 2024 के एलिज्ड पेपर लीक में नहीं है। कहानी में अब एक नया नाम जुड़ चुका है, TDPL, यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन यहां एक तथ्य साफ कर ले, जेएसएससी का कहना है कि टीडीपीएल ने जेएसएससी की किसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं किया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि जेएसएससी सीजीएल टीडीपीएल ने कराया था। लेकिन छात्रों का सवाल कुछ और है। उनका सवाल है, अगर टीडीपीएल जेएसएससी सीजीएल की कंडक्टिंग एजेंसी नहीं थी तो टीडीपीएल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जेएसएससी सीजीएल की मेरिट लिस्ट में रैंक 2 तक कैसे पहुंचा? वह नाम है अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। वही व्यक्ति जो टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर रह चुका था और वही व्यक्ति जो जेएसएससी सीजीएल में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर रैंक 2 लेकर सेलेक्ट हुआ। अपॉइंटमेंट के बाद वह ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर भी बन गया। फिर जुलाई 2026 में सीआईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट से इन्वॉल्वमेंट। यहीं से पुरानी जेएसएससी सीजीएल फाइल फिर से खुल जाती है, क्योंकि अभय सिर्फ सीजीएल में सक्सेसफुल नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका नाम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सामने आया। जेएसएससी सीजीएल, पीजीटी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जेपीएससी की एसीएफ एग्जामिनेशन, एमआरओ एग्जामिनेशन और दूसरी रिक्रूट्स। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जामिनेशन इकोसिस्टम से जुड़ी एक प्राइवेट एजेंसी में काम करता था, वह खुद लगातार सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी सक्सेसफुल होता दिखाई देता है। सक्सेसफुल होना अपने आप क्राइम नहीं है, यह बिल्कुल साफ रहना चाहिए। लेकिन जब वही व्यक्ति बाद में एलिज्ड एग्जामिनेशन सिंडिकेट की जांच में गिरफ्तार हो तो पुराने रिजल्ट्स पर सवाल उठाना स्वाभाविक भी है। और स्टूडेंट्स आज वही सवाल पूछ रहे हैं। फिर टीडीपीएल पर सीआईडी की जांच ने कहानी और गंभीर कर दी। जुलाई 2026 में सीआईडी ने जेपीएससी एग्जामिनेशंस में कथित इरेगुलरिटीज की जांच शुरू की।
टीडीपीएल के ऑफिसेस और एम्प्लॉयज तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची। एम्प्लॉयज गिरफ्तार होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स तक इन्वेस्टिगेशन पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन में सबसे एक्सप्लोसिव बयान आया अभय तिवारी का। उसने सीआईडी को कथित तौर पर बताया कि टीडीपीएल को जेपीएससी में एग्जामिनेशन वर्क दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए की बात हुई। हर पेमेंट में 20% हिस्सेदारी की कथित व्यवस्था बनी और सबसे गंभीर आरोप, कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को पास कराने की शर्त भी रखी गई। ध्यान रखिए, यह अभी इन्वेस्टिगेशन में एक एक्यूज्ड का सिर्फ स्टेटमेंट है, कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट का कोई हिस्सा भी इंडिपेंडेंट एविडेंस से एस्टैब्लिश होता है तो सवाल सिर्फ एग्जामिनेशन का नहीं रह जाता है, सवाल पूरे एग्जाम कंडक्टिंग इकोसिस्टम का हो जाता है। और यही छात्रों की पहली बड़ी मांग आती है। स्टूडेंट्स कहते हैं टीडीपीएल जिन एग्जामिनेशंस में इन्वॉल्व रही है उन सभी की इंडिपेंडेंट जांच हो। कुछ छात्र इससे आगे जाकर कहते हैं टीडीपीएल द्वारा कंडक्ट की गई एग्जामिनेशंस कैंसिल की जाए। उनकी रीजनिंग है, अगर किसी एग्जाम एजेंसी के अंदर का व्यक्ति यह बताता है कि कथित रूप से पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स और कैंडिडेट्स को बेनिफिट पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती थी तो उस एजेंसी के एक्सेस वाली एग्जामिनेशंस की इंटीग्रिटी भी ऑडिट होनी चाहिए। यह स्टूडेंट का आर्गुमेंट है। लेकिन लीगली एक एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज साबित होने से दूसरी सभी एग्जामिनेशंस ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं हो जाती। हर एग्जामिनेशन में नेक्सस, एक्सेस और एक्चुअल मैनिपुलेशन अलग अलग एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यही स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच पहली बड़ी दूरी है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल का सवाल टीडीपीएल से अलग और ज़्यादा गंभीर बनता है, क्योंकि सीजीएल में कोइंसिडेंस सिर्फ इतना नहीं है कि टीडीपीएल से जुड़ा व्यक्ति परीक्षा में बैठा, वह रैंक 2 लेकर निकला और वही एग्जामिनेशन पहले से विवादों में थी। पहली सीजीएल एग्जामिनेशन जनवरी 2024 में पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद कैंसिल, फिर सितंबर 2024 में री एग्जाम, फिर एग्जाम से पहले आंसर्स मिलने के एलिगेशन, कैंडिडेट्स द्वारा पेन ड्राइव और दूसरे एविडेंस, गवर्नर का इंटरवेंशन, हाई कोर्ट लिटिगेशन, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी रिजल्ट पर लगभग 1 साल का स्टे और कुछ सस्पिशियस कैंडिडेट्स का रिजल्ट्स अलग रखा जाना। अब इसी मेरिट लिस्ट में टीडीपीएल से जुड़ा और बाद में अरेस्टेड व्यक्ति रैंक 2 होल्डर निकलता है। यही वह बिंदु है जहां स्टूडेंट्स कहते हैं अब इसे सिर्फ कोइंसिडेंस कहकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। उनका सवाल बहुत सीधा है, अगर अभय तिवारी ने जेएसएससी सीजीएल जेन्युइन मेरिट से क्लियर किया तो उसकी पूरी एग्जामिनेशन ट्रेल पब्लिक स्क्रूटनी के से बचने की जरूरत क्या है? उनका सेंटर कौन सा था, उसकी ओएमआर सीट क्या कहती है, उसकी ओरिजिनल रिस्पांस सीट सुरक्षित है, ओएमआर स्कैन कब हुआ, उसके मार्क्स कितने थे, उसकी कैटेगरी और मेरिट कैलकुलेशन क्या थी, उसके डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई हुए, क्या उसके फोन्स या डिजिटल डिवाइसेस में सीजीएल से जुड़ा कोई मटेरियल मिला, और क्या उसका किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट था जिसे सीजीएल क्वेश्चन पेपर या प्रोसेसिंग चेन तक एक्सेस था। यदि इन सवालों का जवाब मिल जाए सस्पिशन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो रैंक 2 अब सिर्फ एक रैंक नहीं रहता, वह इन्वेस्टिगेशन का एंट्री पॉइंट बन सकता है। लेकिन छात्र खास तौर पर सीजीएल ही कैंसिल क्यों चाहते हैं, इसके पीछे एक प्रैक्टिकल रीजन भी है। 2025 वैकेंसीज झारखंड के लिए छोटी रिक्रूटमेंट नहीं थी। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटी था। स्टूडेंट्स का कहना है अगर एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज हुई तो नुकसान केवल 10 या 20 कैंडिडेट्स का नहीं है। हर गलत सिलेक्शन का मतलब एक जेन्युइन कैंडिडेट का अपॉर्चुनिटी खत्म। एक कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में गलत तरीके से ऊपर जाता है तो कोई दूसरा कैंडिडेट नीचे चला जाता है, और अगर यह संख्या अननोन हो तो नुकसान किसे हुआ यह भी नहीं पता चलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं सीजीएल को केवल अपॉइंटमेंट हो जाने के आधार पर बंद चैप्टर मत मानिए। उनका आर्गुमेंट है वैकेंसी जितनी बड़ी थी पब्लिक इंटरेस्ट भी उतना ही बड़ा था, लेकिन गवर्नमेंट का सवाल भी कमजोर नहीं है। दूसरी तरफ सरकार कहती है सीजीएल मामला हाई कोर्ट तक गया, कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग स्वीकार नहीं की, रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी, कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, अपॉइंटमेंट लेटर्स बंटे, लोग नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं, और जैसे से साफ कह रहा है टीडीपीएल ने सीजीएल कंडक्ट ही नहीं कराया। तो क्या यह एक टीडीपीएल एम्प्लॉय के सीजीएल में रैंक 2 होने भर से पूरी एग्जामिनेशन के लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स की मेहनत मिटा दी जाए? क्या करीब 2000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी जाएं? यह भी आसान सवाल नहीं है।
इसीलिए असली प्रश्न टीडीपीएल ने सीजीएल कराया था नहीं है, असली सवाल यह है क्या टीडीपीएल और उससे जुड़े एलिज्ड सिंडिकेट के लोगों का जेएसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन या रिजल्ट प्रोसेस तक कोई अनधिकृत एक्सेस था? अगर जवाब नहीं है तो इसे एविडेंस से एस्टैब्लिश कीजिए, और अगर जवाब हाँ निकलता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन को यह बताना होगा कि एक्सेस कितना था, क्वेश्चन पेपर तक, ओएमआर तक, स्कैनिंग तक, रिजल्ट प्रोसेसिंग तक, कैंडिडेट्स तक, या इनमें से किसी तक भी नहीं। यही डिस्टिंक्शन तय करेगा जेएसएससी सीजीएल सिर्फ कंट्रोवर्सी थी या जेन्युइनली टेंटेड एग्जामिनेशन। और अब मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है। 10 अगस्त 2026 यानी आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, छात्र झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। आज ही ईडी ने भी झारखंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में एलिज्ड इरेगुलरिटीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेएसएससी सीजीएल में भी ईडी की जांच के दायरे में है, यानी जिस एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट लेकर नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं उसकी कहानी अब भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की फाइल्स में जीवित है। इसलिए छात्र आज 3 बातें मांग रहे हैं। पहली, टीडीपीएल से जुड़े एग्जामिनेशंस की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। दूसरी, अभय तिवारी जिन एग्जामिनेशंस में कैंडिडेट रहा या सक्सेसफुल हुआ उन एग्जामिनेशंस में उसकी पूरी ट्रेल की जांच। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जेएसएससी सीजीएल को दोबारा जांचिए, क्योंकि उनके मुताबिक सीजीएल में पहले से इतने अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं कि अभय तिवारी का रैंक 2 सामने आने के बाद पुरानी इन्वेस्टिगेशन को फाइनल मान लेना पर्याप्त नहीं है। और अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ये एस्टैब्लिश करे कि एग्जामिनेशन की सेंसिटिव व्यापक स्तर पर कॉम्प्रोमाइज हुए तो इसे कैंसिल कर फ्रेश एग्जामिनेशन कराया जाए। यही पूरी कहानी सरकार तक भी पहुंचती है, क्योंकि एजेंसी खुद एग्जामिनेशन सिस्टम में नहीं आती। उसे कोई इम्पैनल करता है, कोई टेंडर देता है, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा तक एक्सेस देता है, कोई क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग की जिम्मेदारी देता है, कोई ओएमआर स्कैनिंग करवाता है, कोई रिजल्ट प्रोसेसिंग करवाता है और कोई उसके काम की मॉनिटरिंग करता है। इसलिए स्टूडेंट्स की उंगली केवल टीडीपीएल की तरफ नहीं है, उसकी उंगली सिस्टम की भी तरफ है। और उनका सवाल है, अगर एक एजेंसी पर इतने गंभीर आरोप थे, अगर जेएसएससी ने उसे ब्लैकलिस्ट किया था, तो वही एजेंसी बाद में जेपीएससी के इतने सेंसिटिव एग्जामिनेशन फंक्शंस तक कैसे पहुंची? किसने ड्यू डिलिजेंस की, किसने क्लियरेंस दिया, किसने कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया और मॉनिटरिंग किसने की? इसलिए यह अब सिर्फ पेपर लीक की कहानी नहीं है, यह चेन ऑफ ट्रस्ट की कहानी है। स्टूडेंट भरोसा करता है कमीशन पे, कमीशन भरोसा करता है एजेंसी पर, और एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन डेटा आता है। गवर्नमेंट भरोसा करती है कमीशन पर, और अंत में पूरे सिस्टम पर भरोसा करता है एक कैंडिडेट। इस चेन में अगर कहीं भी एक लिंक कंप्रोमाइज्ड हो तो क्वेश्चन केवल उस लिंक का नहीं रहता, पूरी चेन की ऑडिट जरूरी हो जाती है। और शायद इसलिए अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद भी जेएसएससी सीजीएल का विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स का सवाल अब यह नहीं है हमें नौकरी क्यों नहीं मिली, उसका सवाल ज़्यादा व्यापक और बड़ा है, क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि जिसे नौकरी मिले उसे नौकरी केवल उसकी मेरिट से मिली? अगर जवाब हाँ है तो सरकार के पास इसे साबित करने का अवसर है। इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए, रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, डिजिटल ट्रेल सामने लाइए और डाउट्स खत्म कीजिए। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन उस मेरिट लिस्ट तक मैनिपुलेशन की कोई चेन स्थापित करती है तो सिर्फ यह कहना कि अपॉइंटमेंट्स हो चुकी है शायद पर्याप्त जवाब नहीं होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में अपॉइंटमेंट लेटर अंतिम कागज जरूर है, लेकिन उससे पहले एक और चीज जरूरी है, एक ऐसी परीक्षा जिस पर हारने वाला कैंडिडेट भी भरोसा कर सके। और आज झारखंड में असली लड़ाई शायद नौकरी की नहीं, उसी भरोसे की है। असली सवाल यह है, क्या झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों को यह भरोसा मिला कि नौकरी उसी को मिली जिसने परीक्षा सबसे बेहतर दी थी? क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट कमीशन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी बिल्डिंग नहीं होती, उसका बजट नहीं होता, उसके चेयरमैन का पद नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है विश्वास। और जब परीक्षा देने वाला छात्र सवाल करने लगे तब मामला सिर्फ एक भर्ती का नहीं रहता, वह पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का सवाल बन जाता है। यह है
जेएसएससी सीजीएल की कहानी नोटिफिकेशन से अपॉइंटमेंट तक। और अब सवाल यह है, क्या यह कहानी 30 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो गई थी या इसका आखिरी चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है? मैं अमित मोदी और आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड, और हमेशा की भांति हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।